आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। सितंबर महीने की 11 तारीख है, दिन है सोमवार। मैं खुशबू कुमार देकर हाजिर हूँ आज का दिन पॉडकास्ट। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। तो इस मूल मंत्र के साथ कल G20 समिट का समापन हुआ। बताएंगे आयोजन को भारत ने कैसे सफल बनाया और सर्वसम्मति से जारी डिक्लेरेशन के टेक अवेज क्या हैं। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में हो सकती है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू है। 5 लाख गांवों तक पहुंचने की योजना है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कैसे मिलेगा बताएंगे आपको। और आखिर में होगी बातचीत भारत पाकिस्तान मैच की भी। आधे के आधे पर रुका ये मैच फिलहाल किसके पाले में है और आज किसके पाले में होगा। लेकिन सबसे पहले शुभम तिवारी से सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी पर होगी बात। एडिटर्स गिल्ड के मेंबर के खिलाफ केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मणिपुर सरकार ने कराई थी दर्ज FIR। हिंसा की रिपोर्ट में गलत फैक्ट देने का आरोप। 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज आरोप करेगी तय। मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के लिए महाराष्ट्र में बुलाई गई आज सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नॉर्वे में रहेंगे। सांसदों से मुलाकात के बाद NRIs से बातचीत करेंगे। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2100 के पार पहुंची। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा भारत पाकिस्तान मैच। टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 147 रन बनाया। नोवाक जोकोविच ने जीता US ओपन 2023 का खिताब। यह उनके करियर का 24वां ग्रैंड स्लैम। फाइनल में मेदवेदेव को हराया। इस पूरे साल भारत के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुईं। इसके आखिरी चरण में 9 और 10 सितंबर को ग्रुप के सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले। और साल 2023 का ये आयोजन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। लगभग सभी ने भारत की अध्यक्षता और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये इस समिट की थीम थी। और इसके पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र जारी करने पर सभी देशों में सहमति बन गई थी, जो कि भारत के लिए एक चुनौती भरा काम था। G20 का पिछला समिट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, जिस पर पूरी तरह से रूस यूक्रेन युद्ध का असर था। इस बार भी ऐसी आशंका बनी हुई थी। हालांकि शुरू से ही भारत सभी देशों के बीच संतुलन बनाए हुए था और आखिर तक इसमें सफल रहा। जब इस बारे में विदेश मंत्री S जयशंकर से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बाली बाली था और नई दिल्ली नई दिल्ली है। तो कितना मुश्किल था भारत के लिए बिना किसी विवाद के इतने बड़े स्तर के इंटरनेशनल समिट को पुल ऑफ कर पाना, और भारत ने ये कैसे किया, पूछा हमने JNU में एसोसिएट प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ सिंह से। देखिए, भारत के लिए तो ये मुश्किल जरूर था और भारत को ये मुश्किल था, ये दुनिया को भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बाली डिक्लेरेशन के समय लास्ट मिनट तक ये चलता रहा कि कैसे होगा, क्या निकलेगा, इसका कंसेंसस होगा कि नहीं, यूक्रेन वॉर पे नहीं, यही सारे जो मुद्दे बाली में थे वो यहाँ भी था। लेकिन बाली में भी भारत के इंटरवेंशन से और रूस के अपने कदम पीछे बढ़ाने से समस्या का सुलझान हो गया था। लेकिन यहाँ पर भारत में जो समिट हो रही थी उसके लिए लोग इस पहले से भी सतर्क थे कि जो वहां हुआ वो यहाँ भी होगा। तो इसको लेकर भारत ने बिना रूस का नाम लिए हुए यूक्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे
यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे खाद्यान्न सुरक्षा, जैसे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या क्षेत्रीय अखंडता, या पॉलिटिकल सोवरेनिटी या राजनीतिक संप्रभुता, इन सारी चीजों को बरकरार रखते हुए एक दुनिया का विकास करना है, इस पर बल दिया। पूरा पश्चिम वर्ल्ड जो G7 है, आप एक तरह से कहिए, वो चाहता था कि स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स हो, लेकिन भारत के कूटनीतिज्ञ और भारत के डिप्लोमेट्स और जो 20 शेरपा थे इनके G20 मेंबर्स के, उन्होंने कंसेंसस से डिसाइड किया कि रूस के मुद्दे को हम बिना तरजीह दिए हुए, बहुत ज्यादा तरजीह दिए हुए, एक कंसेंसस पे अराइव करते हैं, जिसमें इस बात पे बल दिया जाए कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, और उस इकोनॉमिक फोरम में जो रूस यूक्रेन युद्ध से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं इकोनॉमी के फ्रंट पे, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे, उसको एड्रेस किया जाए, न कि युद्ध को एड्रेस किया जाए। तो इस तरह से एक बीच का रास्ता निकाला गया। अमिताभ जी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या मुख्य बातें कही गई हैं, इसके टेकअवेज क्या हैं, एक बार इस पर आप बता दें। प्रमुख टेकअवेज उसमें जो रहे, अगर फिनांस को अगर आप देखें, यानी वित्त को, तो उसमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो है MDB, जो बहुराष्ट्रीय विकास बैंक है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इन तमाम जैसे रीजनल बैंक्स भी हैं जो कर्ज देती हैं देशों को, उनके रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी बनी थी। लैरी समर्स उसके चेयरमैन थे G20 के तत्वावधान में, और भारत के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह भी उसके मेंबर थे। उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट दी है। उसमें ये कहा गया कि कैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को ज्यादा डेमोक्रेटिक बना जाए और ज्यादा इन राष्ट्रों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनको सस्ते दाम पर या आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको एड्रेस करने का मतलब था चीन के उस कर्जदारी को भी एड्रेस करना, जिसमें चीन पूरे बहुत सारे देशों में, खासकर अफ्रीका में, वो कर्ज दे रहा है, और उस कर्ज के बदले बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत आसान शर्तों पे कर्ज नहीं दे रहा है, बल्कि उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ले रहा है, उनके एसेट्स को मोनेटाइज कर ले रहा है, जैसे जमीन ले रहा है, भूमि ले रहा है, पोर्ट्स ले रहा है। तो उन चीजों से बचने के लिए इसको डेमोक्रेटाइज किया गया, और इस पर वर्ल्ड का कंसेंसस भी रहा। क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट फाइनेंस, इन चीजों को भी एड्रेस किया गया। इस तरह से पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें तो कई सारे टेकअवेज थे। जी, और एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये था कि इस G20 के आयोजन से भारत को कूटनीति के स्तर पर क्या मिला, और भारत ने दुनिया को क्या दिया है? इसमें सबसे बड़ी चीज जो भारत को मिली है वो है ग्लोबल साउथ को रिकॉग्निशन दुनिया में दिलाना। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि भारत ये हमेशा चाहता था, क्योंकि वो औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त हुआ है, और जितने भी अफ्रीकी राज्य हैं वो उनको भी उस दास्ता को भुगतना पड़ा है, तो और वो सारे ग्लोबल साउथ में भारत को मिलाकर, तो उनको सदस्य बनाया गया अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से। वो एक बड़ी कामयाबी की बात हुई। तीसरी जो है वो टेरर फंडिंग, आपको याद होगा भारत ने कुछ महीनों पहले टेरर फंडिंग के अगेंस्ट, इंटरनेशनल टेरर फंडिंग के अगेंस्ट एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी मुंबई में, और उसको वर्ल्ड फोरम पे ले आया G20 के थ्रू। FATF तो है ही, लेकिन FATF जिस तरह काम कर रहा है उससे सबको फायदा नहीं हो रहा है। तो भारत अपनी ओर से इंश्योर किया कि इंटरनेशनल टेरर फंडिंग को ग्लोबल एजेंडा पे लाया जाए, तो वो इंश्योर किया। और सबसे बड़ी जो बात मिली, भारत को पूरी दुनिया ने सराहा इसलिए कि उसने एक सफल आयोजन किया, और जिस तरह से साल भर ये आयोजनों का दौर चला, उसमें भारत अपने आप को पूरी दुनिया में ये दिखा दिया कि भारत अराइव कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। आपको बता दें कि G20 समिट के लिए राजधानी दिल्ली को सजाने में अलग अलग विभागों ने 4,254 करोड़ रुपए खर्च किया। इसमें सुरक्षा पर खर्च किए गए पैसे भी शामिल हैं। दिल्ली में एक विशाल आयोजन समाप्त हुआ तो अयोध्या में एक विशाल आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल जनवरी महीने में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी ने इस विषय पर अयोध्या में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें पूरे देश को इस आयोजन से जोड़ने की योजना बनाई गई। देश भर में शौर्य यात्रा निकालने की जिम्मेदारी बजरंग दल को दी जाएगी। इसके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम की जानकारी देंगे। मतलब आयोजन को बेहद भव्य बनाने की कोशिश है। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच शौर्य यात्रा निकालकर इसकी शुरुआत की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाने के लिए संघ की ओर से और क्या तैयारी है, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर शिल्पी सेन से। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो कि विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर आंदोलन चलाया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए, तो एक भावनात्मक जुड़ाव भी है जो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के कार्यकर्ता हैं और उनका ये एजेंडा भी रहा है। तो अभी 2 दिन से बैठक हो रही थी अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की, उसमें आज ये फैसला किया गया है कि 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक एक शौर्य यात्रा की योजना बनाई गई है। शौर्य यात्रा पूरे देश भर में चलेगी और देश भर के अलग-अलग गांव में जाएगी और जहां-जहां ये गांव में जाएगी, उस यात्रा मार्ग में धर्म सभाएं भी होंगी। बिल्कुल सीधा सा इसका एक लक्ष्य है कि जो लोग हैं उनको जोड़ा जाए, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है जनवरी में, उससे इनको जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए, जिससे जन जन की सहभागिता उसमें हो। जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने ये बताते हुए कहा है कि जन जन की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। तो शौर्य यात्राएं निकाली जाएंगी 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में। अलग अलग गांव में पहुंचेंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, वहां लोगों से संपर्क करेंगे और उन यात्रा मार्गों पर धर्म सभाएं होंगी और जहां जहां मठ और मंदिर हैं वहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक और योजना बनाई गई है कि दीपावली पर भी कार्यक्रम होंगे, जो गांव में जैसे या कस्बों में जो मंदिर होते हैं वहां पर कार्यक्रम होंगे। योजना बस यही है कि लोगों को राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उससे जोड़ा जाए। शिल्पी, राम मंदिर भारत में आस्था के साथ साथ सियासत का भी मुद्दा है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसी साल चुनाव भी हैं और उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू है। तो क्या ये एक तरह से भाजपा के लिए माहौल तैयार करने की भी काम आएगा? बिल्कुल, देखिए यही सवाल सबके मन में है क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के और 2024 की जनवरी यानी पहले ही महीने में ये आयोजन होना है और ये आयोजन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इतना भव्य होगा और इतना विशिष्ट होगा कि अब तक कभी लोगों ने ऐसा आयोजन नहीं देखा हो। हालांकि जो संघ परिवार है वो ये कहता रहा है कि राजनीति से संघ परिवार का कोई वास्ता नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई वास्ता नहीं और वो सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव के लिए काम करते हैं और उनके संगठन भी। लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं और ये कहते रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए काम करने का और जमीन तैयार करने का एक जो जिम्मा है वो संघ के अलग अलग संगठन उठाते हैं। ऐसे में ये जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है, देखिए सीधे से लोगों के बीच पहुंचना है, जनसंपर्क है, लोगों को ये बताना है मंदिर निर्माण हो रहा है और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे जोड़ना है, जन सहभागिता सुनिश्चित करनी है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस बीच लोगों के बीच जब विश्व हिंदू परिषद और खासतौर पर बजरंग दल जिनको इस यात्रा की जिम्मेदारी मिली हुई है वो लोगों के बीच जाए तो निश्चित रूप से एक जमीन तैयार हो बीजेपी के पक्ष में। शुक्रिया शिल्पी सिंह। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर बारिश की कृपा लगातार बनी हुई है। ग्रुप मैच को धोने के बाद कल क्वालिफायर राउंड का मैच भी लगभग आधे के आधे पर रुक गया क्योंकि भारत पाकिस्तान के लिए एक दिन रिजर्व डे रखा गया था। इसलिए बचा हुआ मैच आज खेला जाएगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच रोके जाने तक भारत 24.1 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 147 रन बना चुका है। क्रीज पर विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद हैं। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 56 और शुभमन गिल ने 58 रनों की पारी खेली। फिलहाल मैच पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, पूछा हमने आज तक रेडियो के खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल से। देखिए, अभी तक जो मैच हुआ उसमें तो डेफिनेटली पहले मैच की तुलना में भारत बेहतर पोजीशन में है। अगर आप जो पहला ग्रुप स्टेज में भारत पाकिस्तान मैच हुआ था उस मैच से अगर आप तुलना करेंगे तो
साफ तौर पर इसमें भारत का पलड़ा अभी भारत का बेटर नजर आता है। 121 रन पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई। लेकिन देखिए ये जो गेम है, भारत पाकिस्तान का गेम, स्पेशली मैं कहूँगा कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसका एक बहुत अच्छा मिसाल इसी मैच से मिलता है कि भारत का पहला विकेट 121 पर गिरा, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा वैसे ही दूसरा विकेट 123 पर गिर गया। और पाकिस्तान के पास क्योंकि वो बॉलिंग अटैक है कि ठीक है, पहले कुछ ओवर्स में भारत का डोमिनेंस साफ तौर पर देखने को मिला, बट पाकिस्तान के पास वो मादा है, पाकिस्तान की गेंदबाजी में वो बात है कि अभी जो खेल लगभग 26 ओवर का बचा हुआ है, इसमें पाकिस्तान की टीम वापसी कर सकती है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन बेहतर पोजीशन में है इस वक्त फिलहाल, तो यस, इट इज इंडिया। भारत बेहतर पोजीशन में है साफ तौर पर। इकबाल, आज के दिन भी बारिश का खतरा है, तो भारत इस मैच में किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेगा? बल्लेबाजों के दिमाग में डकवर्थ लुइस भी चलता रहेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत चेंज करने की जरूरत है। भारत हाँ, ये है कि रेन फोरकास्ट है तो डेफिनेटली भारत थोड़ा सा कोशिश करेगा कि अगर कल भी आज भी जैसा कि आपने कल की तरह बारिश है तो यकीनन भारत की टीम कोशिश करेगी कि थोड़ा सा और पुश किया जाए। हालांकि भारत का रन रेट इस वक्त 6 से ऊपर का है और भारत इसको जो है थोड़ा सा और अगर बेहतर कर पाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ओवर्स कट होते हैं, जैसे आज भी अगर बारिश आती है और टारगेट छोटा होता है, ओवर्स घटते हैं, तो अगर भारत थोड़ी तेज गति से रन बनाएगा तो फिर शायद भारत को पाकिस्तान को थोड़ा बड़ा लक्ष्य मिलेगा। जैसे आज की ही बात हो रही थी कि जितना मैच हुआ, ओवर्स कट होते हैं, अगर 20-20 ओवर्स के मैचेस होते हैं तो शायद पाकिस्तान को 180 के करीब चेज करना होता। तो भारत कोशिश करेगा कि थोड़ा और तेज गति से रन बनाया जाए, बट अगर मौसम बेहतर है, कोई मतलब बारिश का कोई खतरा नहीं ज्यादा नजर आए, तो भारत शायद इसी अंदाज में खेलता रहेगा और भारत कोशिश करेगा कि पूरे 50 ओवर में 350 प्लस रन करें यहाँ पर और फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि बारिश का फोरकास्ट आज भी है, तो यकीनन भारतीय टीम इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए अपने कैलकुलेशंस करेगी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की टीम का बॉलिंग अटैक है ये, और जैसा मैंने कहा पहले कि इस टीम के बॉलिंग अटैक को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि बहुत तेज गति से रन बनाने की कोशिश में भारत जो 300 सवा 300 रन 50 ओवर में कर सकता था, उससे भी भारत महरूम रह जाए। तो ऐसे में भारत की कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग होगा कि कल किस तरह से किस रणनीति के साथ मैदान पर आज उतरते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे इकबाल, आज के रिजर्व डे पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, तो एसीसी का इसके पीछे कोई तर्क है, क्योंकि बायस्ड होने के आरोप लग रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो मतलब एक तरह से दादागिरी है, ये तो सच्चाई है कि अगर आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो अगर आपको सुपर 4 स्टेज में बारिश का खतरा महसूस हो रहा है, तो आप अगर रिजर्व डे रखेंगे तो फिर सबके लिए रखेंगे, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए आए हैं। ऐसा तो नहीं कि वो लोग जीतने के लिए नहीं आए थे। तो ये एक गलत फैसला है। मुझे लगता है कि 2 टीमें, पाकिस्तान और भारत का मैच कराने के लिए आपने रिजर्व डे रख लिया, तो ये एक तरह से बायसनेस दिखती है कि किस तरीके से बीसीसीआई का दबदबा है एसीसी में, और वो जैसा चाहे वैसा कर ले। और देखिए, वही बात हो गई ना, मतलब ये बहुत इसके ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं कि साहब आपको पाकिस्तान के साथ खेलना भी है और नहीं भी खेलना है। ऐसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते आप, तो चलो जी एशिया कप में खेल लेंगे। अच्छा, एशिया कप में बारिश है, चलिए जी इंडिया पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे रख लेते हैं। शुक्रिया इकबाल। भारत और पाकिस्तान के अलावा फाइनल मैच के लिए भी एक रिजर्व डे रखा गया है। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को खेला जाना है। और अब सीधे चलते हैं शुभम तिवारी के पास, जो तैयार बैठे हैं आपको देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनाने के लिए। तो गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग। समय के साथ बदले संयुक्त राष्ट्र, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन है। नई दिल्ली में G20 समिट कल समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील को अब अध्यक्षता सौंप दी है G20 की, और 2-4 टेक अवेज इस समिट की जो नई दिल्ली में आयोजित हुई। अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाया गया। यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया जहान के नेताओं की मुख्तलिफ राय रही। G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी युद्ध की निंदा हुई, लेकिन रूस की निंदा नहीं हो सकी।
क्लाइमेट जीरो के मद्देनज़र अगर आप देखें तो नेट ज़ीरो इमिशंस को लेकर जो एक सहमति बननी थी वो नहीं बन सकी। और हाँ, याद रहे कि इस समिट के उस नेम प्लेट पर भी दुनिया जहान में ढेरों लेख लिखे गए हैं जो प्रधानमंत्री के चेयर के सामने रखी हुई थी, जिस पर इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। और उस हेडलाइन के बाद प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात की, और तुर्की ने भारत का इस पर समर्थन किया है। G20 के साइडलाइन में प्रधानमंत्री ने जो दुनिया जहान के कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, उसकी भी अखबारों में अलग अलग ढंग से रिपोर्टिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की, लेकिन चर्चा है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जिनको प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त लहजे में समझाया कि भारतीय समुदाय को खालिस्तानी चरमपंथी धमकी दे रहे हैं और इस पर वो अपनी ओर से कार्रवाई करें। एक और बात चलते चलते चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से इटली के हटने की खबरें हैं। इस संबंध में इटली के प्रधानमंत्री ने चीन के प्रीमियर जो हैं, जो भारत के दौरे पर थे, उनको बता दिया है। वहीं भारत ने समिट के दौरान ही मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनाई है, इस डील की भी खूब चर्चाएं हैं। इटली इसमें शामिल हो रहा है। और एक खबर दैनिक भास्कर अखबार से, भारत में लिवर और कैंसर की नकली दवा बिक रही। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि लिवर की दवा डिफिटेलियो और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एडेस्ट्रिस के 8 अलग अलग नकली वर्जन मौजूद हैं। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ड्रग कंट्रोलर को इन दवाओं पर नज़र रखने को कहा गया है। और एक और खबर कि हमने बातचीत की आज के दिन वाले हिस्से में राम मंदिर को लेकर। उद्धव ठाकरे का एक बयान है दैनिक भास्कर अखबार में ही। उन्होंने गोधरा जैसी घटना की आशंका जताई है। राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हादसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। द हिंदू अखबार में शुभम पढ़ रही हूँ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जेल चले गए हैं। सीआईडी ने उन्हें 9 सितंबर को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया था और रविवार 10 सितंबर को चंद्रबाबू को विजयवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसने आज पूरे राज्य में बंद का ऐलान भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ अगर बढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके गार्डियन, द डेली, हर एक अखबार में पहले पन्ने पर मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप की खबरें हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स पर हेडलाइन है कि मोरक्को रेसेस टू डिग आउट सर्वाइवर्स आफ्टर स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन 100 ईयर्स। उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को में कल से बचाव कर्मियों ने एक तो भारी उपकरणों की मदद से और दूसरा अपने हाथों से भूकंप में बचे लोगों को खोजने का प्रयास तेज कर दिया। कई दशक के बाद आए इस तरह के भूकंप से अब तक कम से कम 2012 लोग मारे गए हैं और 2000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। अगर आप अखबारों को थोड़ा विस्तार से पढ़ें तो आप पाएंगे कि कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर का कोई न कोई इस भूकंप की त्रासदी में मरा न हो। वहीं अफ्रीकी देश सूडान से खबर है, जहां राजधानी खार्तूम में ड्रोन से एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 40 लोगों की मौत, 36 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। और सूडान में जब से इस संघर्ष की शुरुआत हुई है, तब से किसी हमले में नागरिकों की मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पड़ोसी मुल्क मालदीव खबरों में है अपने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और बीबीसी के हवाले से खबर कि पहले दौर में किसी भी कैंडिडेट को चूंकि 50% से अधिक वोट नहीं मिल सके हैं, इसलिए यह चुनाव अब 30 सितंबर को दोबारा से होगा। पहले चरण में 8 कैंडिडेट थे, अगले चरण में सिर्फ 2 कैंडिडेट रह जाएंगे। जो मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट हैं मोहम्मद मुइज़, उन्होंने 46% से अधिक वोट इस पहले चरण में हासिल की है, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, उन्हें केवल 39% वोट मिले हैं। तो ये कुल मिलाकर खबरें हैं जिन पर इन न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स में बात हो रही है। और अब जान लेते हैं 11 सितंबर का इतिहास। तो आज का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा आज की तारीख को स्वामी विवेकानंद के एक चर्चित भाषण से जोड़कर देखा जाता है, जो उन्होंने 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था। 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। 1895 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का जन्म हुआ। 1948 में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ था। तो इसी जानकारी के साथ पॉडकास्ट आज के दिन में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।